बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड, व्यावसायिक विधि MDS विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रस्ताव एवं स्वीकृति का संवहन एवं संसूचना के बारे में, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ कंसेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रस्ताव का संवहन। प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण होता है जबकि वह यानी प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आता है जिसको वह प्रस्ताव किया गया है। धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण हुआ माना जाता है जबकि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को हो जाती है जिसको प्रस्ताव किया गया है। यदि उसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं होती है तो प्रस्ताव का संवहन पूरा नहीं माना जाता। A B को अपनी पुरानी कार एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए पत्र लिखने का प्रस्ताव करता है। यह प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण माना जाएगा जबकि वह प्रस्ताव B को मिल जाएगा तथा उसे पढ़ लेगा अथवा सुन लेगा। यदि प्रस्ताव B को कभी प्राप्त नहीं होता है अथवा उस पत्र को प्राप्त करने के बाद में पढ़ता या सुनता नहीं है तो प्रस्ताव का संवहन पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। यहाँ ये बात भी स्पष्ट कर देना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की जानकारी के बिना ऐसा कोई कार्य करता है जो प्रस्ताव के अनुकूल है तो भी प्रस्ताव का संवहन हुआ नहीं माना जाएगा। लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त के मामले में पहले भी मैंने बता दिया है कि बिना प्रस्ताव की जानकारी के दी गई स्वीकृति व्यर्थ होती है। यद्यपि वादी ने प्रस्ताव की बिना जानकारी के प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कार्य किया था किंतु उसे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना गया क्योंकि प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ था। इस मामले का पहले भी हम विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। अब है स्वीकृति का संवहन या संसूचना। स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक एवं स्वीकृता के विरुद्ध भिन्न भिन्न समय पर पूरा हुआ माना जाता है। दोनों पक्षकारों के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन को दो भागों में बांटा है। एक है प्रस्तावक के विरुद्ध यानी प्रस्ताव कब बाध्य हो। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा हुआ माना जाता है जबकि स्वीकृता ने स्वीकृति भेज दी हो तथा उस स्वीकृति को वापस लेना उसकी शक्ति के बाहर हो गया हो, तब प्रस्तावक को बाध्य किया जा सकता है। अब स्वीकृता के विरुद्ध अलग स्थिति है। स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा हुआ माना जाता है जबकि स्वीकृति प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है। तो इस तरह से दो अलग अलग स्थितियां हैं। और अब स्वीकृति के संबंध में कुछ नियम और भी हैं। पहला है डाक से स्वीकृति के संबंध में। जब प्रस्ताव में स्वीकृति के संवहन का माध्यम निर्धारण नहीं किया जाता है तो स्वीकृति उचित एवं प्रचलित ढंग से देनी चाहिए। धारा 7 के अनुसार व्यवहार में डाकघर को उचित प्रचलित माध्यम माना जाता है। अनेक विवादों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि डाक स्वीकृति का उचित माध्यम है। डाक द्वारा स्वीकृति के संबंध में लॉर्ड निर्णय ने लिखा है कि जब स्वीकृति डाक द्वारा की जाती है तो अनुबंध उसी समय पूर्ण हो जाता है अथवा स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया जाता है, जब है ना, भले ही वह प्रस्तावक के पास पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे। भारत में यही सिद्धांत प्रचलित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामदास चक्रवर्ती बनाम कॉटन जिनिंग कंपनी लिमिटेड के मामले में इस सिद्धांत को लागू किया था। इस मामले के अनुसार प्रतिवादी कंपनी ने अंशों का आवंटन पत्र वादी के पते पर डाक द्वारा भेजा था किंतु वादी ने कहा कि उसे कोई ऐसा पत्र नहीं मिला है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिस समय स्वीकृति पत्र प्रस्तावक के नाम से भेजा जाता है उसी क्षण प्रस्तावक के साथ अनुबंध पूर्ण हो जाता है। प्रस्तावक के पास पत्र पहुंचने अथवा न पहुंचने में स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है किंतु कंपनी आवंटन पत्र भेजने का न्यायालय के समक्ष प्रमाण पत्र
सूत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी, अतः वादी को बाध्य नहीं किया जा सका। प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, डाक का है तो प्रमाण देना पड़ेगा, कोई रसीद कि हमने इस टाइम ऐसा भेजा था। फिर है स्वीकृति पत्र का देरी से मिलना। यदि स्वीकृति पत्र देरी से मिलता है तो भी प्रस्तावक को स्वीकृति से बाध्य किया जा सकेगा यदि स्वीकृता ने पत्र पर पता सही एवं उचित ढंग से लिखा है। इस संबंध में डनलप बनाम हिगिंस का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले में डनलप ने 28 जनवरी को 2000 टन कच्चा लोहा एक निश्चित मूल्य पर हिगिंस को बेचने का डाक द्वारा प्रस्ताव किया, जो उसे 30 जनवरी को मिल गया। हिगिंस ने उसी दिन उस प्रस्ताव की स्वीकृति डाक में डाल दी। इस बीच मौसम खराब हो जाने से कोहरा छा गया, अतः पत्र 18 फरवरी को मिला। इस बीच कीमत बढ़ जाने के कारण डनलप ने कच्चा लोहा बेचने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबंध हो चुका है, अतः डनलप कच्चा लोहा बेचने के लिए बाध्य है, भले ही उसे स्वीकृति पत्र देरी से क्यों न मिला हो। यह 1849 का मामला है। फिर है गलत पता लिखने की दशा में। यदि स्वीकृता ने स्वीकृति पत्र पर सही एवं उचित ढंग से पता नहीं लिखा है और वह स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को नहीं मिलता है तो उस स्वीकृति से प्रस्तावक बाध्य नहीं है। किंतु यदि प्रस्तावक ने स्वयं ही अपना पता गलत लिखकर भेजा है और वही पता स्वीकृता ने स्वीकृति पत्र पर लिखकर भेजता है तथा वह प्रस्तावक को नहीं मिलता है तो भी स्वीकृता प्रस्तावक को अपनी स्वीकृति से बाध्य कर सकेगा। फिर है टेलीफोन पर स्वीकृति का संवहन। टेलीफोन पर अनुबंध उसी समय पूरा हुआ माना जाता है जबकि स्वीकृति प्रस्तावक को सुनाई दे। जब तक स्वीकृति सुनाई नहीं देती तब तक अनुबंध का जन्म नहीं होता। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भगवान दास, गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी के मामले में बहुमत से न्यायाधीशों ने यह सिद्धांत को लागू किया था। इस सिद्धांत के अनुसार टेलीफोन पर किए गए अनुबंध पक्षकारों द्वारा आमने सामने रखकर किए गए मौखिक अनुबंधों के समान होते हैं, किंतु ये भी आवश्यक है कि टेलीफोन पर कही गई बात को दोनों पक्षकारों ने उचित ढंग से सही सुना हो। इस संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि टेलीफोन पर दी गई स्वीकृति का खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसका कारण यह है कि टेलीफोन तत्कालिक संवहन के साधनों में सम्मिलित है। अब एक और है जो आजकल तो प्रचलन में नहीं है, वो है टेलेक्स पर। अब इतने कम्युनिकेशन ईमेल वगैरह चल गए हैं तो ये जो है पोस्ट ऑफिस का टेलेक्स जो है यहाँ काम नहीं करता है। इस प्रकार टेलेक्स पर किए गए अनुबंध भी डाक से किए गए अनुबंधों से भिन्न होते हैं। टेलेक्स पर किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति जब तक टेलेक्स पर नहीं आती तब तक स्वीकृति का संवहन पूरा नहीं होता है। फिर है अनुबंध का स्थान। अनुबंध में उसके स्थान का अत्यंत महत्व होता है। अनुबंध के स्थान के आधार पर ही न्यायालय के कार्यक्षेत्र का निर्धारण होता है। स्वीकृति के स्थान के संबंध में सामान्य नियम यह है कि यदि प्रस्ताव एवं स्थान विशेष पर किया गया है तथा दोनों पक्षकार व्यक्ति से उस स्थान पर उपस्थित हैं तो अनुबंध का स्थान भी वही होगा। जहाँ पर उपस्थित होकर दोनों ने प्रस्ताव एवं स्वीकृति दी है तो वही अनुबंध का स्थान हो जाएगा। यदि प्रस्ताव तथा स्वीकृति डाक के माध्यम से पत्र द्वारा दी गई है तो वह स्थान अनुबंध का माना जाएगा जहाँ से स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला गया है। यदि टेलीफोन अथवा टेलेक्स पर प्रस्ताव एवं स्वीकृति दे दी गई है तो भी जिस स्थान पर स्वीकृति प्राप्त हुई है वह स्थान अनुबंध का स्थान माना जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश जेसी शाह तथा न्यायाधीश के.एन. वांचू ने भगवान दास, गोवर्धन दास बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास के मामले में इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस मामले में वादी ने अहमदाबाद में प्रस्ताव किया जिसकी प्रतिवादी ने खामगांव से टेलीफोन पर अहमदाबाद में स्वीकृति दी थी। उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुबंध का गठन अहमदाबाद में ही हुआ। फिर अनुबंध का समय, और जिस समय डाक से स्वीकृति पत्र डाला जाएगा वह स्थान अनुबंध का समय माना जाएगा। टेलीफोन तथा टेलेक्स की दशा में अनुबंध का समय वह होगा जब प्रस्ताव को स्वीकृति का संदेश प्राप्त होगा। फिर है एजेंट की दशा में
एजेंट की दशा में स्वीकृति का संबंध। यदि किसी व्यक्ति ने अपना प्रस्ताव अपने एजेंट के माध्यम से भेजा है तो स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति भी उसी एजेंट को दे सकता है। एजेंट का स्वीकृति देते ही प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध पूरा हुआ माना जाता है, चाहे एजेंट स्वीकृति का संदेश अपने मालिक को पहुंचाए या नहीं। फिर है प्रस्ताव की दशा में एजेंट स्वीकृति का संबंध। यदि किसी व्यक्ति ने अपना प्रस्ताव अपने एजेंट के माध्यम से भेजा तो स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति भी उसी एजेंट को दे सकता है। एजेंट का स्वीकृति देते ही प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध पूरा हुआ माना जाता है। फिर है लाउड स्पीकर पर किए गए ठहराव। लाउड स्पीकर का उपयोग बढ़ गया है, किंतु लाउड स्पीकर पर बोली लगाना या कोई भी प्रतिज्ञा करना या वचन देना किसी भी पक्षकार को बाध्य नहीं कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भंवरीलाल बनाम सुखदर्शन लाल के मामले में यह निर्णय दिया कि लाउड स्पीकर पर किए गए वचनों का बंधनकारी प्रभाव नहीं होता है। तो ये था सामान्य नियम।